ठीक है, एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म पढ़ेंगे। याद रखें, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लार्ज वेसल एन्यूरिज्म। ठीक है, और ये it affects 2 to 5% of people in the West, or out of which 95% are associated with atheromatous जो degeneration and 95 और रिमेनिंग जो है वो ठीक है। याद रखें, 95% आर एसोसिएटेड विथ atheromatous degeneration and 95% आर दे अकर बिलो द लेवल ऑफ L1, यानी कि बिलो द लेवल ऑफ रीनल आर्टरी। ठीक है ना, तो ये MCQ है एक तरह का। ठीक है ना, तो ये है एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म। ठीक है ना, एशिया में जो है ये अननोन है। ठीक है, एशिया में UK है, यानी कि अननोन। ठीक है, अच्छा, एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म याद रखो 95% अगर बिलो द लेवल ऑफ रीनल आर्टरी, दैट इज़ L1। अगेन मैंने इसीलिए इसको रिपीट किया है। ठीक है, ठीक है। इसके जो जितने पेशेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स वो एसिम्टोमेटिक होते हैं एंटीरियर एओर्टिक एन्यूरिज्म के, और लेकिन ये ऑन एग्जामिनेशन जो है कभी कभी ये पल्सेटाइल मास होती है, या फिर अदर कोई एब्डोमिनल इशू की वजह से ये डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर फिर कोई अल्ट्रासाउंड को एग्जामिन करके या फिर कोई एब्डोमिनल स्टडी करके बताता है कि यार ये इसमें तो एंटीरियर के राउंड एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म है। ठीक है, या फिर कोई अल्ट्रासाउंड स्क्रीनिंग प्रोग्राम के थ्रू पता चलता है कि भाई इसके अंदर एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म है। तो कुल मिला के बात ये होती है कि पेशेंट एसिम्टोमेटिक होते हैं और एक्सीडेंटली उनको पता चल जाता है। ठीक है ना, बट याद रखें मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स एसिम्टोमेटिक होते हैं, लेकिन जब सिम्टम्स आते हैं, सिम्टम्स कैसे होते हैं देखिए, इनमें पेन एब्डोमेन होता है, इन पेशेंट्स में बैक पेन होता है, फ्लैंक पेन होता है, और थ्रोम्बो एम्बोलिज्म की वजह से क्या होता है, ये भी हो सकता है, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म भी हो सकता है, तो इट कैन लीड टू लिम्ब इस्कीमिया। ठीक है ना, दैट कैन लीड टू सिम्टम्स ऑफ लिम्ब इस्कीमिया, ये आपने याद रखना है। ठीक है ना, ऐसे एन्यूरिज्म्स जो सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं, देखो मैंने पहले भी बताया कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आर एसिम्टोमेटिक, लेकिन फ्यू होते हैं जो सिम्टोमेटिक होते हैं, और ऐसे एन्यूरिज्म्स जो सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं वो फिर इंक्रीज़ रिस्क भी होता है कि वो रप्चर कर जाएं, फट जाएं, और सिम्टम्स प्रोड्यूस करने वाले अक्सर फट जाते हैं, और क्या होती है इसकी एसोसिएटेड मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा होता है जब फटते हैं तो। ठीक है ना, इन्वेस्टिगेशंस में देखो हम क्या करेंगे, एक्सरे करवाएंगे और अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। ठीक है, अगर मॉर्फोलॉजी ऑफ द सेक देखना है, एन्यूरिज्मल सेक देखनी है, तो हम CT के बेस्ट है इसके लिए, ये याद रखो, ये डायग्नोसिस है। ठीक है, डायग्नोसिस मतलब ट्रायंगल है। ठीक है ना, इसमें हम क्या कहते हैं कि अगर डायग्नोसिस की बात करें तो हमें एक्सरे और अल्ट्रासाउंड बेस्ट है, जबकि मॉर्फोलॉजी ऑफ द सेक देखनी है तो उसके लिए हम CT बेस्ट है। ठीक है, CT यूज़ करते हैं। मैनेजमेंट कैसे करते हैं, एसिम्टोमेटिक जो पेशेंट्स हैं उनमें कैसे मैनेजमेंट होती है। ठीक है, देखो मैनेजमेंट ऑफ द एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म इज़ डिपेंडेंट ऑन पेशेंट सिम्टोमेटिक है या एसिम्टोमेटिक है। ठीक है ना, तो एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स पे हम क्या करते हैं कि सर्जरी इज़ इंडिकेटेड ओनली इफ़, देखो इसमें सर्जरी हम करते हैं एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स पे ओनली कब, ओनली इफ़ डायमीटर इज़ ग्रेटर देन 5.5 सेंटीमीटर इन मेल्स, डायमीटर इज़ ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर इन फीमेल्स। ये देखो 5.5 और 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, फीमेल में कम है। ठीक है, तो हम सर्जरी करते हैं क्योंकि रप्चर का रिस्क होता है ना। ठीक है ना, ठीक है ना, याद रखें
छोटा एन्यूरिज्म की खैर है, लेकिन रिस्क रप्चर ऑफ द रिस्क होता है रप्चर का अगर एन्यूरिज्म ग्रेटर हो 5 सेंटीमीटर से, ठीक है। स्पेशली 5.5 से बड़ा हो तो फिर तो रप्चर का ख़तरा बहुत ही ज़्यादा है एन्यूरिज्म में, ठीक है ना। याद रखो बुक में 5.5 लिखा हुआ है, 5 नहीं लिखा हुआ, तो 5.5 से हो तो इसमें रिस्क का रप्चर ज़्यादा है, 5.5 या इससे अबव, ठीक है ना। देखो अगर तो स्मॉल साइज़ एन्यूरिज्म हो, यानी कि लेस देन 5.5 को हम क्या कहते हैं, स्मॉल एन्यूरिज्म, और ये एसिम्प्टोमेटिक भी हो, तो हमने क्या करना है, हमने ऑब्जर्वेशन पे रखना है पेशेंट को, ठीक है ना। ऑब्जर्वेशन हम कैसे करेंगे, हम फ्रीक्वेंट अल्ट्रासाउंड्स करते रहेंगे पेशेंट के, इससे ऑब्जर्वेशन रहेंगे। और फिर हम सर्जरी कब करेंगे, सर्जरी हम उस वक्त करेंगे जब ये 5.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा इनका डायमीटर हो जाए या फिर ये सिम्टोमेटिक होने लग जाए, तो हम इसकी सर्जरी करेंगे, ठीक है ना। तो ये पूरी डिटेल थी स्मॉल साइज़ एन्यूरिज्म्स के बारे में, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट क्या है, मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ द एसिम्टोमेटिक एंड ग्रेटर देन लेस देन 5.5 सेंटीमीटर एंटीरियर ए, यानी कि एसिम्टोमेटिक और लेस देन 5.5 सेंटीमीटर एन्यूरिज्म्स की मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है, इनकी मेडिकल ट्रीटमेंट डेफिनेटली 5.5 से ऊपर जाएगा वो तो सर्जिकल है, उससे नीचे क्या है, आप सिगरेट्स पीना बंद कर देंगे, बीटा ब्लॉकर्स यूज़ करेंगे टू कंट्रोल द, फिर प्रेशर, फिर स्टेटिन्स यूज़ करेंगे, फिर मॉडिफिकेशन ऑफ रिस्क फैक्टर्स हैं, ठीक है ना। रिस्क फैक्टर्स की मॉडिफिकेशन करेंगे, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जिनमें आते हैं, तो इसमें भी पेशेंट एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए सिम्टोमेटिक की बात करते हैं। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि जो एब्डोमिनल एन्यूरिज्म की जो मैनेजमेंट है दे डिपेंड्स ऑन कि वो सिम्टोमेटिक है या एसिम्टोमेटिक है, ठीक है ना, दो तरीके हैं। तो एसिम्टोमेटिक की ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दी। अब जो सिम्टोमेटिक जो एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म है, ठीक है, इसको कैसे ट्रीट किया जाता है। देखो इसका तो रिपेयर है, रिपेयर के अलावा ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है ना। और नॉट ओनली फॉर द सिम्टम कंट्रोल बट फॉर द पेन रिलीफ, ठीक है ना। इसको आपने देखना होता है रिपेयर को, ठीक है। याद रखो पेन इज़ अ मार्कर ऑफ रप्चर मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है। पेन जो है दैट इज़ अ मार्कर ऑफ रप्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ, पेन इज़ अ मार्कर ऑफ रप्चर, ठीक है ना। अच्छा दूसरी बात ये कि जो डिस्टल एम्बोलाइजेशन है, डिस्टल एम्बोलाइजेशन इज़ अ डेफिनेट इंडिकेशन ऑफ रिपेयर, ठीक है। डिस्टल एम्बोलाइजेशन इज़ अ definitive indication of the repair even if जो एन्यूरिज्म इज़ स्मॉल, अगर डिस्टल एम्बोलाइजेशन है तो आपने रिपेयर तो उसकी करनी ही करनी है, ठीक है ना। रिपेयर ना करोगे तो फिर क्या होगा, लिम्ब लॉस आपका पक्का है, ठीक है, ठीक है ना। जो रिपेयर की मोर्टेलिटी है ना वो लेस देन 5% है इन हाई वॉल्यूम सेंटर्स, ठीक है। याद रखो हाई वॉल्यूम सेंटर्स, ये आपने यूज़ करना है, हाई वॉल्यूम सेंटर्स में अगर एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म की रिपेयर हो, ठीक है ना, तो उसमें ठीक है लेस देन 5% इसमें मोर्टेलिटी है, ठीक है। तो ये एक सिम्टोमेटिक एओर्टिक एन्यूरिज्म का ट्रीटमेंट है, ठीक है ना। अगर रप्चर्ड एब्डोमिनल एन्यूरिज्म्स जो होते हैं, ठीक है ना, इनका देखो रप्चर्ड एब्डोमिनल एन्यूरिज्म, ठीक है ना, रप्चर ऑफ एब्डोमिनल एन्यूरिज्म्स वेरी डेंजरस सिचुएशन। देखें एब्डोमिनल एन्यूरिज्म्स वो 20% जो एब्डोमिनल एन्यूरिज्म्स हैं वो रप्चर होके एंटीरियरली इन द पेरिटोनियल कैविटी ब्लीड कर सकते हैं, 80% जो है वो पोस्टीरियरली इन द रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस में ब्लीड करते हैं, ठीक है ना। अच्छा जो एन्यूरिज्म के पेशेंट्स होते हैं ना उनमें सिर्फ और सिर्फ 50% ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो अगर एन्यूरिज्म रप्चर हो तो हॉस्पिटल पहुंच सकते हैं, अदरवाइज़ बाकी सारे 50% तो मर ही जाते हैं, ठीक है। एंटीरियर रप्चर हो इसमें बहुत ज़्यादा लॉस होता है ब्लड का और इसमें हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो सकता है,
याद रखें, इस एंटीरियर एन्यूरिज्मिक रप्चर में हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है। पोस्टीरियर रप्चर में फिर रेट्रोपेरिटोनियल हिमरेज होती है, ठीक है ना। डेथ की हो सकती है अगर सर्जरी ना, देखो अगर सर्जरी ना की जाए तो देयर इज़ डेथ मैन, या तो सर्जरी है या तो डेथ है। सर्जरी भी कामयाब होती है कि नहीं होती, देखो सर्जरी जो है मैंने पहले भी बताया आपको, मोर्टेलिटी ऑफ ऑपरेटिव रिपेयर इज़ लेस देन 5% इन हाई वॉल्यूम सेंटर्स। हर सेंटर में तो आपको एन्यूरिज्म की सर्जरी नहीं मिल सकती ना, ठीक है। मोर्टेलिटी ऑपरेटिव 50%, ओवरऑल 90% मोर्टेलिटी केसेस हैं, ठीक है। अगर पेशेंट ऑपरेटेड है 50% चांसेस हैं किसके, डेथ के। अगर पेशेंट ना ही ऑपरेटेड तो फिर तो ठीक है, ओवरऑल मोर्टेलिटी फ्रैक्चर की ओवरऑल मोर्टेलिटी 90% है, ठीक है। जो इंटीरियर जो एओर्टिक रप्चर में एन्यूरिज्मिक रप्चर में कहा है कि पेशेंट रेयरली रीचेस हॉस्पिटल, इंटीरियर वाले में, ठीक है। इसमें जिसमें आपको वॉल्यूमिक शॉक होता है, इसमें लिखा है कि पेशेंट रेयरली रीचिस हॉस्पिटल, ठीक है, ठीक है ना। और ये जो है ये रेट्रोपेरिटोनियल हिमरेज, फिर रेट्रोपेरिटोनियल हीमाटोमा, ठीक है, ठीक है। अब जो हम मैनेजमेंट करेंगे, मैनेजमेंट किसकी करेंगे, मैनेजमेंट ऑफ रप्चर्ड एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म, ठीक है। अच्छा, इसमें हम स्टेप्स देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखें, अर्ली डायग्नोसिस बहुत इम्पोर्टेंट है, और फिर हम देखेंगे कि अर्ली रिससिटेशन कितना इम्पोर्टेंट है। तो अर्ली डायग्नोसिस, ठीक है, अर्ली डायग्नोसिस, सडन सीवियर बैक पेन हो सकता है, पेशेंट को सडन सीवियर बैक पेन, ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है, पल्सेटाइल एब्डोमिनल मास आ सकता है एग्जामिनेशन में, और पेशेंट हो सकता है इन स्टेट ऑफ शॉक, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अलार्म कर सकती हैं, अलार्म करनी चाहिए ये चीज़ें कि पेशेंट को कहीं वो है एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म तो नहीं है, ठीक है ना। फिर अर्ली स्टेशन, आई वी लाइन मेंटेन करें, क्रॉस मैच करें, ग्रुपिंग करें, अरेंज ब्लड करें, ठीक है। परमिसिव हाइपोटेंशन पे रखें पेशेंट को। परमिसिव हाइपोटेंशन क्या है कि नॉट सिस्टोलिक, नॉट मोर देन 100 आपने रखना है, ठीक है। और फिर फोलीस पास करें और ओटी शिफ्ट करें पेशेंट को एज सून एज पॉसिबल। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट की बात की जाए, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, ठीक है। देखो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट के बगैर अगर आप रिससिटेशन करते रहेंगे और अर्ली डायग्नोसिस पे इन स्टेप्स पे वो करते रहेंगे तो पेशेंट मर जाएगा, ठीक है। असल ट्रीटमेंट है डेफिनेटिव रिपेयर, और ये दो तरह की रिपेयर है, कौन सी, ओपन रिपेयर या फिर ईवार, ठीक है, ईवार बोलता हूँ मैं इसको, ठीक है। एंडोवेस्कुलर एओर्टिक एन्यूरिज्म रिपेयर, नॉट एओर्टिक, एंडोवेस्कुलर एन्यूरिज्म रिपेयर, ठीक है। अब ओपन रिपेयर क्या होगी, ओपन रिपेयर में हम क्या करते हैं, लेप्रोटमी करते हैं, ठीक है। लेप्रोटमी को में ये एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी करते हैं, अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ एन्यूरिज्मल सेक इस आइडेंटिफाई करते हैं इसको, ठीक है। अप्लाई करते हैं वेस्कुलर क्लेम्स, ठीक है। फिर एन्यूरिज्म इज़ ओपनड लॉन्गिट्यूडनली, उसको ओपन करते हैं हम, देखो ये एन्यूरिज्म है तो हमने ऐसे ओपन करना है इसको, ठीक है, इसको ऐसे ओपन करना है। उसके बाद प्रोस्थेटिक ग्राफ्ट उसमें लगा लेते हैं, और सेक इज C1 ओवर द ग्राफ्ट। ये इसका पूरे का पूरा तरीका है ओपन रिपेयर का। हम सबसे पहले खोलते हैं पेशेंट का एब्डोमेन, खोलने के बाद आइडेंटिफाई करते हैं एन्यूरिज्म को। एन्यूरिज्म को आइडेंटिफाई करने के बाद हम वेस्कुलर क्लेम्स अप्लाई करते हैं ऊपर और नीचे, ठीक है ना, ये मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद हम क्या करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल उसको इंसिजन देते हैं क्लेम्स लगाने के बाद, और प्रोस्थेटिक ग्राफ्ट लगाते हैं, और फिर सेक को हम क्या करते हैं, हम सीते हैं ग्राफ्ट के ऊपर ही, ठीक है। मैं आपको ये डायग्राम दिखाता हूँ। सबसे पहले ये देखें, ये एक एन्यूरिज्म है, ये इंफ्रारीनल एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म है। ये देखो रीनल से नीचे L1 के लेवल से नीचे, इसको हमने लेप्रोटमी करके अंदर पहुँचे, अंदर एओर्टा तक पहुँचने के बाद हमने क्लेम्स लगा दिए, ये देखो ऊपर नीचे क्लेम्स लगा दिए। फिर हमने क्या किया, सेक को हमने ओपन किया, ये देखो यहाँ से ऐसे करके ओपन किया है, इस पूरे को ओपन करके ये हमने ग्राफ्ट भी लगा दिया, ये देखो स्टिचेस। ग्राफ्ट लगाने के बाद हमने नेक्स्ट क्या किया है, ग्राफ्ट के बाद फिर उस एन्यूरिज्म को इसके ऊपर ग्राफ्ट के ऊपर हमने दोबारा सी दिया है, ठीक है। तो इस तरह आपने देखना है इसको, ठीक है। जबकि जो एंडो वेस्कुलर एन्यूरिज्म रिपेयर होती है, जिसको मैं ईवार बोलता हूँ, ठीक है, ईवार,
ई बार बोलता हूँ। एंडोवेस्कुलर के नाम से ही पता चलता है कि हमने किसी न किसी वेसल के थ्रू जाना होता है, एन्यूरिज्म तक पहुँचना है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको एंडोवेस्कुलर कहते हैं, ठीक है ना। तो एज़ कम्पेयर टू ओपन रिपेयर, ये ओपन रिपेयर दिस हैज़ डिक्रीज मोर्टेलिटी, याद रखें इसमें मोर्टेलिटी कम होती है, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, एक आर्टरी लेते हैं बड़ी सी, फॉर एग्जांपल फेमोरल आर्टरी लेते हैं, फेमोरल आर्टरी के थ्रू हम जाते हैं और उसमें हम स्टेंट डालते हैं एन्यूरिज्म के अंदर, ठीक है ना। उसमें हम स्टेंट ग्राफ्ट डालते हैं, क्या डालते हैं, स्टेंट ग्राफ्ट, याद रखें ये ज़्यादा बेहतर है और इसकी जो है ना मोर्टेलिटी भी कम है, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है ना। वो लिमिटेशंस क्या हैं ये हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये देखो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने ये किया कि ये देखो हमने एन्यूरिज्म को आइडेंटिफाई किया, हम फेमोरल आर्टरी पकड़ी, ये देखो फेमोरल आर्टरी, अच्छा फेमोरल आर्टरी पकड़ी, यहाँ से हम जा रहे हैं ऐसे जा रहे हैं एन्यूरिज्म तक पहुँचे, यहाँ पे हम स्टेंट प्लेस कर रहे हैं, ठीक है ना। ये देखें यहाँ पे हमने स्टेंट प्लेस किया है और स्टेंट प्लेस करने के बाद हम वापस आराम से बाहर आ जाएंगे उसी वेसल के थ्रू, ठीक है।